आज की क्लास में सर हम क्या करने जा रहे हैं? आज की क्लास में हम अपना बाकायदा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 2 है, लेकिन इसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर वो कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 1। ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डेटा एंड इट्स टाइप्स एंड सोर्सेज आ जाए। टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस। चलिए सर, टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस के ऊपर हम आ रहे हैं कि भैया डेटा क्या है, उसकी सोर्सेस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर लें तो अब आ जाए क्या होता है डेटा। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। इस वक्त आपको पता है ना, डेटा जो है वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपका डेटा, हर बंदे की एक प्रोफाइलिंग तैयार हो रही है, उसी के हिसाब से आपकी एक मार्केटिंग पिच तैयार है। फेसबुक को पता है, क्या नाम है लड़के तुम्हारा? शहरयार। शहरयार को क्या बेचना है, क्या दिखाना है, सही है ना? उनको पता है शहरयार के शौक क्या है। शहरयार यूट्यूब पे कौन सी वीडियोस देख रहा है, शहरयार जो इंस्टाग्राम पे कौन सी रील्स देख रहा होता है, शहरयार जो है गूगल सर्च में क्या चल रहा है, सही ना? उनको सब पता है, वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। और वो उनको ये भी पता है, उनको ये भी पता है कि भैया शहरयार का रूट क्या है। शहरयार कहाँ रहता क्या है? कारसाज रोड से ये केएनएस आता है। इस एरिया में आपको पता है, आप शहरयार के भी गौर करेगा ना, अगर कोई चीज को सर्च करने होंगे ना, कोई चीज, तो आपको पता है उसके ना, इसको सर्च तो गूगल अपने रैंडम रिजल्ट देगा, लेकिन फेसबुक पे ना, फॉर एग्जांपल शहरयार को जूते चाहिए, इसने गूगल पे सर्च किए, लेकिन शहरयार को फेसबुक पे अपने आसपास के तारिक रोड के उधर किसके तरफ के इलाकों के जूतों की शॉप के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डेटा। तो डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और ऑब्जर्वेशन। देखिए सर, फैक्ट्स भी हो सकते हैं, सही है ना, कि भाई ये काम हुआ था। फिगर्स नंबर्स में भी हो सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है ना? आपने कभी अपने दोस्त के बारे में कभी नोट किया होगा कि यार ये तो है ना फट्टू है, ये कौन है? डरपोक है। अब ये बात आपको कैसे पता चली? आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने कहा मैंने देखा है जहां जहां कोई मसले की बात होती है ना, इसकी हालत टाइट। Collected for reference, analysis or decision making. It can be quantitative like sales number or audit hours, quantitative और qualitative भी हो सकता है। देखें, qualitative डेटा मैं आपको इंसानों के हिसाब से बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल दूंगा। क्वालिटेटिव डेटा वो होता है जिसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सही है? एक इंसान खूबसूरत है, मुझे बताओ ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव है। और एक इंसान जो है उसकी वो लंबा है, ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? एक मिनट को। सलाम जी बिलाल। वालेकुम सलाम जी। हाँ, वालेकुम सलाम जी ज़ीशान। यार उनको है ना, उनको बोले मैंने उनको एक व्हाट्सएप किया है, वो अगर भेज देना तुझे, ठीक है? कॉल कर ले। हाँ बोल दे, वो कल रात को जो कहता उसका भेज दे, नॉमिनेशन का है कि सही है? ओके। हाँ जी, क्वालिटेटिव मुझे बताओ, खूबसूरती क्वालिटेटिव है, हाइट क्या है? क्वांटिटेटिव है। कैसे है हाइट? के मेजर है। अब एक और इसमें तुम्हें कंफ्यूज कर दूं थोड़ा सा, बाल क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है? सर क्वांटिटेटिव प्रैक्टिकली तुम्हारे, हाँ मेरे कम है तो मेरे केस में हो सकते हैं क्वांटिटेटिव, तुम्हारे केस में क्वांटिटेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि सर ह्यूमन नहीं है, कितने बाल हैं तुम्हारे, है ना? क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। ठीक है सर, तो हमने कह दिया क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। एग्जांपल देखो, इंटरव्यू नोट्स। कल मेरी फॉर्म में बच्चों के इंटरव्यू, अभी एक बच्चे का मैसेज आया होता है, सर कल मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा फीडबैक बता दें। अब जो उसका फीडबैक होगा, जो मेरी टीम ने नोट किया होगा, वो क्वालिटेटिव डेटा है। सर टेक्निकली अच्छी है, टेक्निकली अच्छी नहीं है, सही है ना? कस्टमर फीडबैक, फेसबुक रिएक्शंस। कर फेसबुक रिएक्शंस क्वांटिटेटिव नहीं हो गए? पता नहीं चल जाता कितने लोगों ने रिएक्ट किया, हाँ किया? हो सकता है, लेकिन उसमें लिखना एक होता है कि यार रीच, अगर एक फेसबुक वीडियो की रीच बहुत अच्छी आ रही है तो वो भी क्वालिटेटिव है, क्योंकि लोग देख रहे हैं तभी आ रही है ना सर? तो आ जाए टाइप्स ऑफ डेटा पे आ जाते हैं। अब हमने कह दिया सर टाइप्स ऑफ डेटा को अगर हम समराइज करें तो हमने कहा सबसे पहले क्वालिटेटिव। सिंपल अल्फाज में व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटेटिव?
जिसको मेजर हम नहीं कर सकते नंबर्स में, क्वांटिटेटिव जिसको मेजर कर सकते। इंसान की खूबसूरती वो क्वालिटेटिव है, दिमाग में याद रखना। इंसान की हाइट वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव में भी दो तरह के डेटा होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव में भी दो होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अब आ जाते हैं सर, पहले हम क्वालिटेटिव के टाइप्स ऑफ डेटा पे जाएंगे, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्टिव एंड डील्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स और कैटेगरीज। सर डिस्क्रिप्टिव होता है मतलब जिसके अंदर मैंने कहा ना ये इंसान हसीन है, ये इंसान हसीन और जमील है, ये इंसान अप्सरा है, ये सब चीजें क्या है, मैं उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, सही है ना। ये शख्स अच्छे लोगों में आता है, ये क्या है, अच्छे लोगों की कैटेगरी में मैं उसको डाल रहा हूं, है ना सर। अब इसमें होता है सब टाइम्स में नॉमिनल डेटा, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरीज विदाउट एनी, उसके अंदर ऑर्डर नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं उसके बड़े सिंपल अल्फाज में। सर देखिए एक होता है नॉमिनल, एक ऑर्डिनल। हाइट आपका जो है वो ऑर्डिनल है, क्यों? क्योंकि सर उसमें होता है 6 फुट 6.2 एक ऑर्डर आ रहा है ना। लेकिन यहां पर क्या हो गया, हमने कहा इस बंदे के बाल जो है ना ब्राउन है, सही है ना। ये जो है शादीशुदा लोग हैं, ये ओ, तुम में से कितनों को अपना ब्लड ग्रुप पता है? पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ तुम में से कौन कौन ओ पॉजिटिव है? नहीं पता? बी पॉजिटिव। तुम दुनिया में सबसे रेयर ग्रुप ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे रेयर है और सबसे डेंजरस भी है। सबको डोनेट करता है, सबको डोनेट करता है, लेकिन उसको ओ नेगेटिव सही है। तो हमने कह दिया कि सर नॉमिनल डेटा क्या होता है, हेयर कलर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप। इसके एक दो एग्जांपल खुद दो, बताओ। बर्तनों की बात करूं तो हमने कह दिया गिलास के बर्तन है, ये क्या है, पत्थर के बर्तन, मिट्टी, नॉमिनल, सही है ना। मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन, है ना सर। ये हो गया हमारे पास कौन सा, नॉमिनल डेटा, सही है। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं ये सीए के स्टूडेंट्स है, ये भी कौन सा डेटा है, नॉमिनल डेटा है। उस क्लास में एग्जामिनर के बच्चे बैठे हुए हैं, कौन सा डेटा है, कैटेगरी डाल दी ना मैंने, सीए। जहां कैटेगरी आ जाए कोई ऑर्डर ना हो, सही है ना। अब इस क्लास में मैं आऊं और बोलूं कि यार ये बच्चे एक तरफ हो जाएंगे, 23 बच्चे हैं, और बाकी बच्चे एक तरफ हो जाएं, तो फिर मैं उसकी भी फर्दर कैटेगरीज कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने कहा एक होता है ऑर्डिनल डेटा, कैटेगरीज विद अ बट नो कंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम, इंटरवल्स बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। अब आ जाए सर, हमने क्या होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कभी गए हो तुम लोग किसी रेस्टोरेंट, पहले मैकडोनल्ड में जब तक बाइकआउट मुहिम नहीं थी, लोग जाते थे तो वहां पर क्या होता था, वो कहता था कि आप हमें फीडबैक दें। अभी भी आप बहुत सारे मॉल्स में होता है ना, हैप्पी ये वो है ना, तो वो क्या है, फीडबैक। हैप्पी है, न्यूट्रल है या अनहैप्पी है ना। अभी हमने क्लास में कितने बच्चों से पूछा कि भाई कितने लोग कह रहे हैं ये है, हाँ नहीं और पता नहीं, सही है। फिर हमने कह दिया जिनका एक मीनिंगफुल ऑर्डर है, सही है ना। फिर हमने कह दिया जिनके ऑर्डर की वजह से, देखो ऑर्डिनल में एक बात समझना, ऑर्डिनल का मतलब ये होता है कि यार जिसकी बेसिस पर ना आप उसके अगेंस्ट एक परसेप्शन कायम कर लें। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर इसको नॉमिनल में आपने कहा मर्द है औरत है, आपके दिमाग में कोई परसेप्शन नहीं आएगी। लेकिन यहां पर मैंने कह दिया कि यार ये बंदा हाई स्कूल का पढ़ा हुआ है, ये बंदा कॉलेज का है, परसेप्शन आ रही है कि बच्चे का लेवल, ग्रेजुएट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, परसेप्शन आ रही होती है ना आपके दिमाग में कि यार इतना पढ़ा लिखा है। तो हमने कह दिया कि सर ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, कैटेगरीज विद अ मीनिंगफुल ऑर्डर बट नो कंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, लोगों को ऑर्डर और सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कोई डिफरेंस नहीं। सर कोई बीच की जगह में नहीं। हमने कहा एक बंदा या तो आपसे हैप्पी होगा, अनहैप्पी होगा, या तो न्यूट्रल होगा, है ना। एक बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ और थोड़ा सा गमगीन भी हूँ, वो कोई डेटा नहीं दे रहा आपको, है ना। डेटा होता है यार तो आपने हैप्पी कितने और न्यूट्रल कितने, है ना, कोई बीच की चीज ना हो, सही है। तो हमने कहा यार हाई स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएट, है ना। तो हमने कहा ये डेटा आपके पास ऑर्डिनल डेटा वो होगा। हाँ बंदा हो सकता है, एक्चुअल मेमोरी, बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
एक बंदा कह यार मैंने हाई स्कूल खत्म कर लिया, अब मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ, ऐसा बंदा हो सकता है, लेकिन वो डेटा फिर आपका ऑर्डिनल डेटा में नहीं आएगा, वो किसी और में आएगा, वो हम देखेंगे आगे जाके। भाई ये बंदे ने हाई स्कूल किया हुआ है, ये बंदा कॉलेज में है, कॉलेज में कर पास आउट है, ये ग्रेजुएट है, ये आपका ऑर्डिनल डेटा है जिसकी बेस पर आप उसके क्या परसेप्शन निकाल रहे हैं। आ जाए आगे बढ़ते हैं सर, क्वांटिटेटिव डेटा। तो हमने सर क्वालिटेटिव डेटा पढ़ लिया, क्या एक नॉमिनल होता है, एक कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर और कैटेगरीज विद ऑर्डर। विद ऑर्डर मतलब क्या है, पहले ये फिर ये फिर ये, है ना। तो हमने कह दिया कस्टमर। अब आ जाते हैं सर क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल एंड कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। अब इसमें आ जाते हैं सर, पहले हाइट हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है। वेट क्या है तुम्हारे बॉडी का, क्वांटिटेटिव डेटा है। और इंसान की बॉडी में क्या क्वांटिटेटिव डेटा होता है, आईक्यू। सर आपका आईक्यू के टेस्ट होते हैं, पता है? यस। आपका आईक्यू का टेस्ट हो, तुम किस लेवल पे पहुंचे हुए हो, वो क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है भाई, सही है। और इंसान में उसके क्वालिटेटिव डेटा, आप बहुत, जैसे मर्दों को हमेशा एक ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, क्वालिटेटिव डेटा है। खवातीन को क्या मर्दों के खुशफहमी होती है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। एक दफ़ा इनको 20, 22, 24 साल की उम्र क्रॉस कर लेते थे ना, फिर उनको जिस्म में दर्द शुरू हो जाते हैं। कहाँ गई वो शक्ति। खवातीन को क्या एक होता है, यार हम वैसे बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा सा हमें उसकी ज़रूरत है, किसकी, हम जो बॉलीवुड स्टार्स वगैरह के साथ हो जाती है ना लेफा फाली, उसकी हमें भी हो जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। खवातीन को ये होता है, तो खुशफहमी है। तो आ जाए, हमने कहा सर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो नंबर से मेजर हो जाए। अब तुमसे एक सवाल पूछूं, जहां पर रेटिंग होती है, जैसे दराज हो गया 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, फूड पांडा हो गया, है ना, स्टार जो नहीं होते, यस। जो कि ऑनलाइन से, मुझे बताओ वो क्वालिटेटिव डेटा है या वो क्वांटिटेटिव डेटा है? कितने लोग करें क्वालिटेटिव, कितने लोग करें क्वांटिटेटिव? बाल गौर से नहीं सुनी। बड़े दराज में स्टार्स नहीं होते, फूड पांडा पे हम जाएं, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। कितने लोग करें क्वालिटेटिव है वो, कितने लोग करें क्वांटिटेटिव है? सर वो दोनों में फॉल कर सकता है, लेकिन आइडियली वो जब मेजर हो रहा होता है ना कंपनी के हिसाब से, वो क्वांटिटेटिव डेटा है। बट वो आप उससे क्वालिटी के भी निकाल सकते हैं कि भाई 4 और 5 वाले हैप्पी है, 3 वाले न्यूट्रल है, 2 और 1 वाले। तो आप ऐसा नहीं कि एक डेटा टाइप से दूसरा इन्फर नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन सर देखा जाए तो कंपनी को क्वांटिटेटिव है। कंपनी बोलेगी कि यार इस राइडर को की नॉर्मल रेटिंग आ रही है, नहीं एवरेज रेटिंग आ रही, तो इन ड्राइव पे तुम जा रहे हो येंगो पे 4.5, 4.6। अब किसी की रेटिंग आ रही है, उसने 10,000 राइड्स ली हुई हैं और उसकी रेटिंग आ रही है 2, है ना, तो उसका मतलब क्या, वो तुम्हें अगवा कर लेगा। तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमने उसकी रेटिंग देखी, तुमने कहा भाई 5 में से 2 दे रहा है, वो भी 10,000 लाइट पे, 2-4 वो समझ में आता है, फटा हो गया होगा। 10,000 लोग अगर इसको 2 आउट ऑफ 5 दे रहे, मतलब भाई ये तो डेंजरस आदमी है। तो ये डेटा तुम्हें कैसे हेल्प कर रहा है, तुम रेटिंग देख के वो कर लो। ऑनलाइन ऑर्डर, कितने सारे लोग कहते हैं कि हमें सर दराज पे कभी हुआ है, तुम लोगों के साथ कभी दराज पे धोखा हुआ है? नहीं। अच्छे प्रोडक्ट। हाँ, फूड पांडा पे हुआ है? नहीं। मतलब टेस्ट सही नहीं लगा होता है, ठंडा आ गया खाना। तो सर दराज पे धोखा पता है किन के साथ होता है? जो बेवकूफ लोग रेटिंग देखे बगैर ऑर्डर करते हैं। सही बात है। अब ये डेटा तुम्हारी हेल्प कर रहा है भाई, वो क्वांटिटेटिव तुम्हें बता रहे हैं। देखो मसला क्या था, जो होता था ना हैप्पी अनहैप्पी, उसमें सही से पता नहीं चलता था। अब ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया है कि भाई इसको अगर रेटिंग इसकी 5 में से 4.5, 4.25 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यार यहाँ से ये बंदा सही काम करता है। इसी तरीके से समझ रहे हो चीजें कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि भैया कितने हैं। अब देखो ये अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना, दराज में, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वहां पर सेलर के लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो सेलर कितना क्रेडिबल है, कितना सही माल बेचता है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, डेटा को देख करके ना। लेकिन मुझे बताओ क्या मैकडोनल्ड में कस्टमर जो आता है, क्या उसके लिए डेटा इंपॉर्टेंट है या सिर्फ कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है? कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखो जहां पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो वहां पर कंपनी कोशिश करती है कि उसको क्वांटिफाई करना, सही है।
तो लिख लो अपने पास ये बात के वेयर डेटा इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायर कस्टमर परस्पेक्टिव, वेयर डेटा इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायर्स कस्टमर्स परस्पेक्टिव, entities try to quantify them, entities try to quantify them, for example Daraz and Food Panda। क्या हम क्लियर है? तो अब आ जाए सर, तो क्वांटिफाई डेटा, अब आ जाए सब टाइप्स देखते हैं। डिस्क्रीट डेटा कह रहा है डेटा इज काउंटेबल एंड ऑफन रिप्रेजेंट्स होल नंबर्स, ये पॉइंट्स में नहीं होगा, ये क्या होंगे? होल नंबर्स। दीज वैल्यूज कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, और ये चेंजेस भी इसमें नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल केएनएस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है? डिस्क्रीट डेटा हो गया, सही है ना? हमने कहा था नंबर क्या है? डिस्क्रीट डेटा। आपके खानदान में फैमिली में लोग कितने, ये क्या है? डिस्क्रीट डेटा। आपकी भाई के शादी में कितने लोग आए थे, ये क्या है? डिस्क्रीट डेटा। ये सब डिवाइड नहीं हो सकते, इसके अंदर एक दफा नंबर फिक्स हो जाए तो फिर चेंज मुश्किल आता है ना भाई। केएनएस में रेगुलर में अभी एडमिशंस चल रहे हैं, 1 2 3 दिन में जो क्या हो जाएगा सर? फिक्स हो जाएंगे एक हफ्ते में, फिर जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद चेंज होंगे, है ना? लेकिन फिर वो भी फिक्स हो जाएंगे, तो ये डिस्क्रीट डेटा बन जाएगा। नंबर इन क्लास, नंबर ऑफ बाइक्स है ना, इनमें कोई देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, बट इनका चेंज इतना फ्रीक्वेंट और ये सब डिवाइड नहीं हो पाएंगे, याद रखना। फिर हमने कह दिया कंटिन्यूस डेटा, ये क्या होता है? इज मेजरेबल एंड कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ, मतलब इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे? रेगुलर होंगे। एग्जाम्पल हाइट। अच्छा मुझे बताओ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाइट वो चीज है, अगर हम यहां से है तो देखो क्वांटिटेटिव डेटा, लेकिन एक मैं पॉइंट कह रहा हूं, मुझे बताना ट्रू या फॉल्स है, सही है या गलत है। सर क्या हाइट एक वक्त पे आ करके कंटिन्यूस से डिस्क्रीट हो जाती है? हो सकते हो जाती है ना सर, लेकिन हम कह सकते हैं वो डिस्क्रीट को हम यूं भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना डिस्क्रीट के अंदर एक और बात भी, अगर आप गौर से देखें कि वो होल नंबर्स में होगा, सब डिवाइड वाली बात है। तो जो आपकी हाइट है ना वो कंटिन्यूस ही रहती है, बट हाँ एक वक्त के बाद आकर के वो क्या हो जाती है? रुक जाएगी। कितने साल की उम्र में रुक जाती है? 18। यूजुअली कहते हैं कि लड़कों में 18 साल तक हाइट जाती है, बहुत ऑनेस्ट, उसके बाद जाकर के, और लड़कियों में 16-17 में रुक जाती है, ठीक है ना? तो कंटिन्यूस डेटा, हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम, कंटिन्यूस की और एग्जांपल दो, क्या चीज हो सकती है कंटिन्यूस डेटा? एवरेज। जैसे मैंने कहा दराज और ये फूड पांडा, इनके ऊपर एक रेंज चल रही है 4 से 5 के दरमियान इसका, है ना? और एग्जांपल दो। स्पीड भाई इस रोड पे इस उससे जाना है आप, हाईवे पे होता है ना कि भाई इतनी मिनिमम स्पीड रखनी आपको, तो ये स्पीड बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक हम क्लियर है सर? क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव की दो टाइप, नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल का मतलब क्या है? कैटेगरीज विदाउट ऑर्डर, काला गोरा ये वो, है ना? हमने कहा। और बाकी ऑर्डिनल की जो कि मीनिंगफुल कैटेगरीज हो, हैप्पी, नॉट हैप्पी, न्यूट्रल, है ना सर? तो अब हम आ गए, हमने कह दिया। फिर आता है क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिकल जो मेजर हो जाए, जिसके अंदर हमने कहा दो टाइप से हमारे पास, एक होता है डिस्क्रीट, होल नंबर्स में होता है, और इसमें ज्यादा चेंज नहीं आता, कंटिन्यूस जिसमें चेंज आता रहता है। और कैटेगरी, मजीद कैटेगरीज है डेटा की। अब आ जाओ, टाइप्स पढ़ लिए, अब किस पे आ रहे हैं? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। सही है। अब आ जाए सर, असल में ये मेरा लैपटॉप है नहीं, वरना मैं तुम लोग इसमें कनेक्ट करके बताता। अभी मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरानगी हुई मुझे। मैंने किया ना, एक डेटा तो खैर नहीं किया, एक जगह जॉब आई। जॉब पता है कितने की थी? सीए क्वालिफाइड, जिसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यू नो व्हाट इज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस? सीए क्वालिफाई होने के बाद
यूजुअली लोगों का आर्टिकलशिप के एंड में ही सीए क्वालिफाई होता है। Yes. तनख्वाह कितनी थी? 8 lakh. 8 लाख प्लस बेनिफिट्स। कितनी थी? 8 लाख प्लस बेनिफिट्स। अब मुझे बताओ, अगर तनख्वाह 8 लाख प्लस बेनिफिट्स है, सही है, तो मैंने एक्सपेक्ट, अब मुझे ना कुछ वो बच्चों के भी मैसेजेस आए जिनको क्वालिफाई हुए 3-4 साल हुए, मेरे स्टूडेंट्स ही थे, और कुछ मुझे अपने बैचमेट्स के भी मैसेजेस आए। Qualified. सीए Qualified. मेरे साथ क्वालिफाई हुए थे। अब हम लोगों को कम तकरीबन माशाल्लाह 15 साल का तजुर्बा है। कितने साल का तजुर्बा है? 15 साल. अब 15 साल का टोटल एक्सपीरियंस है हमारा। आर्टिकलशिप पे लगा लो 3-4 साल, तो उसको लगा के 10-11 साल तो क्वालिफाई हुए हुए, और सबने उस पर अप्लाई किया। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चली। क्या पता चली? कि सर इस वक्त जॉब मार्केट बहुत मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्ड मेरे पास एक डेटा आ रहा है, सही है ना, वो अभी मेरे पास मेरा लैपटॉप बता तो मैं बताता। यार जॉब मार्केट में ना मेरे साथ के लोग जो हैं वो 6-8 लाख 10 लाख पे होंगे, सही है ना, लेकिन अभी कुछ नए बच्चे भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिनको क्वालिफाई हुए 3-4 साल हुए, वो ऑलरेडी कुछ बच्चे 5-6 लाख अभी। तो एक डेटा आ गया मेरे पास स्ट्रक्चर्ड, कह रहा अगर आपको 8 लाख का पैकेज है तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग मिल सकते हैं, समझे? तो हम ना हाईली ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज एंड इजीली सर्चेबल इन डेटाबेस। अब पता है मैंने क्या कर लिया, अब मेरे पास एक डेटाबेस आ गई और मैं फाइनेंस के लोग की एक डेटाबेस बना रहा हूँ कि यार इसकी सैलरी इतनी। अब मैं आपको एक हैरान की एक और बात बताऊँ, कभी कभी आपको देखिए सुने, कतर अब बाहर जाने के लिए लोग इतने पागल है ना, एक बंदा जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तानी रुपीस 8 लाख 10 लाख में बाहर नौकरी के लिए चले जाएगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में आप 10 लाख कमा रहे हैं ना, आपका जितना भी बादशाहों वाला स्टाइल हो, अगर आपकी फैमिली 3-4 लोगों की है, 4 लोगों की नॉर्मल फैमिली होती है ना, मियाँ बीवी 2 बच्चे, सही है, या 3 बच्चे, आप पाकिस्तान में शाहाना भी खर्च करेंगे ना इन लोगों पे, अगर 6 लाख तक का खर्चा होगा आपका, 4 लाख है ना, 4 लाख बच गए. बच गए, वो भी ना आप शाहाना खर्च करें। जब आपके बच्चों की फीस में स्कूल की 50,000, सही है ना, 70,000, तब भी आप रेंट के घर में रह रहे हो, 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हो आप, हाँ. तब भी सर आप पाकिस्तान में 6 लाख में कर लेंगे। आप हर हफ्ते आउटिंग पे जाते हो, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर है ना, तो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ना और आपकी फैमिली भी वहीं पे, आप 50,000 रुपये भी बचा लेना, बड़ी बात है। क्यों सर? खर्च मैं बहुत कहीं- है. आपका डायरेक्ट छोटे से अपार्टमेंट का वहाँ पे रेंट ही होगा ज़्यादा, 3-3.5 लाख पाकिस्तानी रेंट है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर आपके महीने की ग्रोसरी, आप चाहे इंपोर्टेड आइटम भी यूज़ करेंगे ना, 4-5 लोगों की महीने की ग्रोसरी, बच्चों के पैम्पर शैम्पर सब मिला करके 1-1.25 की आ जाएगी, पाकिस्तानी रुपीस. सब मिलाकर। वो शाहाना अच्छी इंपोर्टेड, वहाँ पर 2.5-3 लाख। हाँ सर, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ। तो अब डेटा मुझे पता है, यही स्ट्रक्चर डेटा पता चल रहा है कि यार मैंने पता है क्या किया, मैंने लोगों से जब फॉर्म लिया ना, कतर की जॉब थी, फिर मुझे पता चल गया 15 साल 20 साल वाला 25 साल वाला बंदा भी मिल रहा है मुझे 15,000 कतरी रियाल में। स्ट्रक्चर डेटा, सही है ना, हाईली ऑर्गेनाइज एंड इजीली सर्चेबल इन characteristics of structured data is stored in rows and columns like spreadsheets और SQL database. SQL database। अब सर स्प्रेडशीट्स आपको पता है क्या होता है एक्सेल के अंदर। अब केनेस ने आप लोगों का फॉर्म फिल करा लिया और गूगल फॉर्म फिल कराया, तो उसको सब पता है कि तुम लोगों के पास क्या चीजें हैं, कैसी हैं, ठीक है, तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुमने लास्ट कौन से पेपर दिए, अगले कौन से, ये कौन सा है, स्ट्रक्चर डेटा है। अब उनको ये पता चल जाए कि यार इस वक्त नादिर कौन से पेपर दे रहा है, कैफ 6 डेटा और 356 है ना, नादिर ये 3 पेपर दे रहा है। अब अगर नादिर ये 3 पेपर्स दे रहा है 356, तो उनको पता चल गया कि यार ये अभी ये दे रहा है तो अगली दफा देगा बिजनेस इनसाइट्स और ऑडिट, सही ना, और लॉ। अब हमने कहा नादिर अगर ये 3 पेपर देगा तो उनको फ्यूचर का पता चल गया ना। इसी तरीके से तो ये डेटा वो होता है, एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होता है सर, आपके पास बहुत सारा डेटा जो है ना डेटाबेसेस में सब होता है, जिसको हम पढ़ेंगे सिस्टम्स वाले उसमें, सही है। तो वहां पर ये स्ट्रक्चर हैज अ प्री डिफाइंड स्कीम। क्या मतलब है सर इसका? डेटा टाइप्स और फॉर्मेट्स। केनेस को पता है हमें बच्चे का क्या क्या लेना है, नाम लेना है, नंबर लेना है, एड्रेस लेना है, CRN लेना है,
प्री डिफाइंड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, लॉज और कॉलम्स में होगा, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा, इजी टू क्यूरी यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल। अब सर जरूरी नहीं कि आप क्यूरी से, मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी आ जाए। हम एक्सेल में आए, एक्सेल में भी आप क्यूरी का मतलब ये होता है कि आप डेटा को सर्च कर पाए आराम से। एक प्रैक्टिकल 2 मिनट दे दो, तुम लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। एक हमने ना अभी अपनी फर्म में इंडक्शंस खोली ना, तो हम भी उसका डेटा एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में लेते हैं, जिससे हमें बच्चों को बुलाना क्या हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ अभी। अब हमारे पास पता है कितने लोग आए, जब मैंने वो किया तो आपको पता है हमारे पास फर्म में जिन बच्चों ने अप्लाई किया, जो लोग आए वो लोग पता है कितने थे, कोई तकरीबन 400 बच्चों ने अप्लाई किया, और हमें रखने कितने अभी 5। सही है, और अप्लाई कितने ने किया है 400 ने किया है। शॉर्टलिस्ट करने हैं। अभी 5 रखने, लेकिन पता है हम कितने रखेंगे? 5 शॉर्टलिस्ट करेंगे। नहीं 5, हाँ हम रखेंगे 7। पूछो क्यों? क्यों? 2 की जगह ही नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर 5 में से किसी ने मना कर दिया 7 रखेंगे। किसी ने मना कर दिया तो चलेगा। नहीं फिर भी हम 7 रखेंगे। पूछो क्यों? ये बच्चे भी कुछ हमारे पास आ जाते हैं, फिर होता ये है कि यार आफ्टर 2-3 महीने बाद अगर उनकी बिग 6 में हो जाती है, सिर्फ बिग 6 में, तो मैं जाने देता हूँ। अदर देन बिग 6 होगा ना, बड़ी फर्म्स के अलावा, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई फिर तो हम भी बेस्ट हैं। सही है ना? तो उनमें से 1-2 बच्चे के हम मार्जिन रखते हैं कि यार वो जो 1-2 बच्चे होंगे ना, उनकी जॉब हो जाएगी कहाँ पर? बिग 4 में। बिग 6 में, बिग 4 में, है ना? तो मैंने कहा अगर उन बच्चों की जॉब वहाँ पर बिग 6, बिग 4 में हो जाएगी, तो भाई हम फिर इस काबिल हों कि जो है हम उस टाइम पे वो कर पाए। तो फिर इसीलिए हम डेटा, मैं आपको डेटा की क्यूरी की वो टाइप बता रहा था। अभी ये सेंडिंग पे आ रहा है, यहाँ पर आ गया, चले जी अब आ जाएगी। तो मैंने अपनी टीम को, अच्छा मैं हायरिंग में ना शॉर्ट लिस्टिंग यूजुअली इंटरव्यू में खुद करता हूँ। अब उसके लिए मेरे 2 क्राइटेरिया, एक तो क्राइटेरिया जो अभी मैं आपको बताऊँगा, दूसरा क्राइटेरिया है कि बच्चा अगर मुझसे पढ़ा हुआ होता है तो मैं थोड़ा सा बाइस्ड यूँ हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर बच्चे ने मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैं उसकी ये गारंटी ले सकता हूँ कि वो स्टे करेगा। मैं उसको पहले बच्चे को बोलता भी तो सोच समझ किया। मेरे जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनमें से जो वाकई में अच्छे बच्चे होते हैं, उनका मतलब तेरा कहीं ना हो तो मेरी फर्म में आ जा आखिरी दिन। उसके बाद भी अगर तेरा बिग 4 में कहीं होगा, बिग 6 में होगा, मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन ये बात याद रख लेना, इनके अलावा अगर कहीं हुआ है ना तो भाई तो ये भूल जाना कि मैं तुझे जाने दूंगा। अब देखें ये शीट तुम्हें नज़र आ रही है, बी के कोडिंग भी वो कोडिंग। ये मैं इसको थोड़ा साइज भी बड़ा कर देता हूँ। बिल्कुल डीबगिंग नहीं करती। कोई डीबगिंग नहीं है। आई मीन वो कोडिंग की कोडिंग नहीं है। सही है सर। अब हमने देखिए इसमें डेटा कलेक्ट कैसे किया, ये सारा स्ट्रक्चर डेटा है, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। सही है। हमने कहा कि भैया बच्चे का नाम क्या है, सेल नंबर, क्वालिफिकेशन, फिर हमने कहा डू यू हैव ग्रेजुएशन, बीकॉम डिग्री, सही है, कंप्लीटेड, एनी प्रायर एक्सपीरियंस। अगर प्रायर एक्सपीरियंस तो उसकी क्या दो, हमें डिटेल दो, एफटीएस बताओ, करंट सिटी बताओ, होम टाउन बताओ। अगर कराची से नहीं हो तो क्या विलिंग टू रिलोकेट हो? नहीं है ना? अब आते हैं सर, अब देखिए अब मुझे इसमें से आ जाते हैं ना। अब मैं आपको जो तीसरी चीज की एग्जांपल दे, मैंने इस पे लगा दिया फिल्टर। अब जो अभी हमने तीसरी चीज पढ़ी वो मेरा बच्चा क्या पढ़ी, इजी टू क्यूरी यूजिंग लैंग्वेजेस। एक तो क्यूरी जरूरी नहीं कि आप एसक्यूएल के, तो एग्जांपल है ना। मैं कहा मुझे इसमें से सिर्फ ये मैं क्यूरी रेट कर रहा हूँ, एक्सेल के अंदर क्यूरी रेट मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने कह दिया भैया मुझे वो बच्चे दे दो इसके अंदर जो कि करंट सिटी भी कराची और जिनका होम टाउन भी क्या हो। मैं गया टेक्स्ट फिल्टर्स में और मैंने कह दिया उसके अंदर कंटेन्स होना चाहिए क्या, कराची। अब ये मैं क्यूरी रेस कर रहा हूँ, तो इसने मुझे देखो कराची वाले बच्चे दे दिए, हालांकि पहले इसके अंदर झंग पेशावर वाले भी आ रहे थे, है ना। तो ये मैंने क्यूरी रेस कर ली। फिर मैंने कहा अच्छा अब इसमें से कराची वाला बच्चा इतना, उसने भी लिखा है नौरे, तुझे कराची से थोड़ी हटाएंगे। हम देख रहे हैं बच्चों को, मैंने कहा विलिंग, भाई हम कराची की फर्म है, उसने मैं विलिंग टू। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार ये बच्चों ने, जिसने, मैं कहूँ कि यार जिस बच्चे ने अपना, फिर हम यहाँ पर है, हमने कहा चलो एक और क्यूरी रेस करते, हमने कहा हमें बच्चे चाहिए एफटीएस के हिसाब से। हमने कहा जो बेचारा पुराना वाला बच्चा है उसको बुला लेते हैं, नया वाला बच्चा जो है वो शायद बिग 4 में चले जाए। तो हमने एफटीएस 25 से 37 के बच्चे बुला लिए।
तो आप समझ रहे हो ये मैं क्या कर रहा हूँ सारी की सारी क्यूरी, कि भाई ये बच्चे हैं, इनको है। फिर मैंने कहा अब आते हैं इनमें से प्रायर एक्सपीरियंस जिनके पास फर्म का है उनको अलग करना है, सही है ना। आप देखो फारूक अली फर्म है, एक्सटर्नल ऑडिट फर्म है, सही है। तो एक बच्चे के बाद जद्दा का किसी का है भाई, रॉक सॉलिड का है, जलीस अहमद है, आप समझ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से, मैंने अच्छा जब एक्चुअल फॉर्म आया था ना उसके अंदर 800 थे, 800 में से मैंने सिर्फ पता है किन के बेसिस पे इनको अलग किया कि यार जो बच्चे प्रायर एक्सपीरियंस वाले हों, जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस हो। तो सर ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैं बता रहा हूँ कि क्यूरी रेजिंग है, ठीक है। फिजा कुछ कह रही है, आ जाए फिर आगे आते हैं। चलिए सर अब हम थे अपनी शीट पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। Example 1, customer records in a CRM system. Sir, what is CRM system? Client relationship might store customer details such as names, contact information, purchase history, interactions. These fields are well organized in the tabular format, making it easy to filter and अब आओ तो मैं इसका भी थोड़ा दे दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल साथ साथ दूं या नहीं दूं? नहीं तो देखो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन मुझे लगता है एक ERP है जिसके हम पार्टनर हैं, उसका नाम पता है क्या है? ओडो। सुना है इसका नाम? क्या है ओडो? ये लाइक आपके बिजनेस ऑटोमेट कर सकता है। ये आप जाएंगे ना, अच्छा इसके अंदर एक अच्छी बात बताओ, तुम्हारे से किस किस के अब्बा का बिजनेस है? आप अपने अब्बा को ना अकाउंटिंग का इसमें खुद भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर देख रहे हो एक चीज आ रही है, ये इसकी सारे ऐप्स है। अकाउंटिंग का मॉड्यूल अलग है जिसमें सिर्फ अकाउंटिंग करोगे, नॉलेज मॉड्यूल अलग है, साइन मुझे अगर डालनी है वो है, ये क्या आ रहा है? CRM। अब हम CRM पे आएंगे ना। अब देखो ये मैं तुम्हें जरा समझाने लगा हूं एक्चुअल CRM क्या होता है। इसने कहा भाई CRM ये होता है, सुनना, ये बेसिकली कहता है लीड जनरेशन, बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देता हूं, KNS ने कहा कि भाई जो जो बच्चे हमसे पेपर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हों वो फॉर्म फिल करें, सही है। अब बच्चे KNS के कौन है? कस्टमर। KNS ने फॉर्म लगा दिया ओडो का। अब जो बच्चे होंगे ना जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा वो लीड में आ गए, इनको हम यहाँ पर ला रहे हैं न्यू लीड्स कि भाई ऑफिस डिजाइन प्रोजेक्ट है या कोड, सही है ना, इस कंपनी को। अब उन लीड्स में से एक होगा कि भैया क्वालिफाइड लीड्स कितनी है। क्वालिफाइड लीड्स पता है क्या होती है? जिनसे इनिशियल बात हो गई है और जिन्होंने एग्री कर लिया KNS से पढ़ेंगे, अभी फीस जमा नहीं कराई है, बट कुछ ने कहा होगा हम सोच रहे हैं, सही है। कुछ ने कहा ये क्या हो गई सर? क्वालिफाइड। फिर क्या होता है सर? प्रोपोजिशन। ये प्रोपोजिशन क्या होती है? क्या इनको और क्या क्या बेच रहे हैं? जो क्वालिफाइड लीड है ना उनके अंदर हमने कहा भाई डेटा वाले कितने हैं, FAL2 वाले कितने हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने हैं, ऑडिट के कितने हैं, ठीक है। और एंड में जिन्होंने पैसे भी दे दिए वो किस में आ जाएंगे? तो सर CRM पता है क्या होता है? क्लाइंट वो देखता है कि यार बिजनेस के पास, अब जैसे मुझे फर्म के लिए एक बंदे ने मैसेज किया मुझे सर्विस चाहिए, मैं उसको कहाँ डाल दूंगा? सबसे पहले न्यू, फिर मैं उससे कॉल पे बात करूंगा, मेरी उससे बात हो गई और अभी मेरी उससे बात हो गई है, उसने कहा ऐसे आसान पे मुझे बंदा बेच दीजिएगा, बंदा मैं आपकी फर्म से रखूंगा। मैंने कहा तेरे पास 2 हफ्ते बाद बंदे में बेचूंगा, ठीक है ना, क्वालिफाइड हो गई। मैंने कहा जो सर्विसेज क्या चाहिए? उसने कहा असल में मुझे क्विक बुक भी चाहिए और मुझे ये सर्विस भी चाहिए। देखो एक बिजनेसमैन होता है ना वो अपसेल करता है। अपसेल पता है क्या होता है? भाई बंदे ने कहा हमें अकाउंट की सर्विस है, हमने कहा यार तुझे अकाउंटेंट भी हम देंगे, तेरा ऑडिट भी हम करके देंगे, सही है। हमने कहा अकाउंटेंट तेरा बंदा है, वो तेरे हिसाब से काम करेगा, ऑडिट ईयर एंड पे हम आ जाएंगे। फिर प्रोपोजिशन में डालूंगा मैं क्या चीज़ कितनी है, और फिर जब वो मुझे पैसे दे देगा ना या मेरे साथ इंगेजमेंट लेटर साइन कर लेगा तो मैं बोलूँगा ये क्या हो गई? 1। अब जब ये 1 होता है ना तो फिर यहाँ से निकल जाता है CRM से, क्योंकि CRM बेसिकली क्या करता है कि यार नए कस्टमर्स को हैंडल करना। इसका फायदा क्या होगा बताओ मुझे? ये ओडो का CRM है, घर पे जाके इसको जरूर देखना, बताओ इसका फायदा क्या होगा? आसान से कैटेगराइज हो जाएगा सर। आपका डेटा और आपसे लीड मिस नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आजकल टैक्स का क्या चल रहा है, आजकल माशाल्लाह टैक्स का सीजन चल रहा है हमारी फर्म्स के अंदर, है ना। अब टैक्स के सीजन सर मुनीर जो मैं रात को क्लास उनको लेनी थी वो नहीं लेंगे अभी, आज वैसे होते क्योंकि उनका भी माशाल्लाह सीजन चल रहा है। तब उसमें होता क्या है यार? उसमें होता ये है कि उस टैक्स के सीजन में
कि जो है ना आपने टाइम बहुत बिजी है, अब इसे इस टाइम पे अगर मुझे किसी और की कॉल आ गई कि असल में मुझे ये काम भी करना है, तो मेरे से हो सकता है मिस हो जाए, क्लास में मिस हो जाए। लेकिन अगर मैंने CRM में डाल दिया ना उसको, तो अब मेरे दिमाग में आ जाएगा, तो मैं देखूंगा ये कहाँ तक पहुँचा है, समझे? तो CRM हमारे पास क्या होता है? अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। सही है? ये डिटेल सच एज नेम्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेज हिस्ट्री, पास्ट में अगर इसने कोई परचेज की तो क्या किया है, ये सब चीजें करता है। फिर फाइनेंशियल, तुम्हारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो रिकॉर्ड कर रहा होता है कितने डेबिट्स हुए, कितने क्रेडिट्स हुए, क्या है, ठीक है। दिस डेटा कैन बी इजीली प्रोसेस टू जनरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ऑडिट रिपोर्ट्स। ये सारी स्टेट टैक्स से हमने एग्जांपल ले ली है। यूजेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, अब इसके यूजेस क्या होंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा के? स्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स मैनेज होते हैं, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा है ना भैया। ट्रांजैक्शंस, लोन्स, बैंक को तुम्हें लोन देना देखेगा, पोर्टफोलियोज, फिर कह रहा है सपोर्ट्स ऑडिट आप इसकी बेस पे करते हो, रिस्क। अब बैंक के पास तुम्हें पता है हमारे मुल्क में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, और मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है नहीं है इस चीज़ में। पूछो क्यों? सूदी मामलात में नहीं है ना। तुम में से कितने लोग हैं जिनके अब्बू ने घर जो है होम लोन पे लिया हुआ था, अब हो गया पूरा? मेजॉरिटी ने नहीं लिया हुआ ना। अगर यही चीज़ में इंडिया में होते ना तो 80% आवाम हाथ उठाती, वो तो मोबाइल लोन्स पे लेते। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बंदा लोन पे लोन दिए जा रहे तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है, वो सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है उससे चेक करके बताया जाता है कि रिस्क असेसमेंट्स है। फ्रॉड डिटेक्शन में काम आ जाते हैं डेटा भैया, स्ट्रक्चर्ड डेटा। सही है ना? अब हमारे पास फ्रॉड डिटेक्शन कैसे होती है? एक बच्चा आ गया, बच्चों के उसने कह दिया मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है, मेरा कैफ कंप्लीट है। हमने कहा ठीक है। फॉर्म में, फोन पे उसने नहीं बोला हमें, फॉर्म में उसने बोल दिया। अब जब उसने हमने यस नो करवाया ना उससे, वरना कभी बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, एजुकेशन में लिखते हैं कैफ, बुलाते हैं तो बोलते सर मैंने ये थोड़ी लिखा था कैफ क्वालिफाइड है, मैं तो कैफ का स्टूडेंट हूँ, 2 पेपर लेते हैं। तो अब वो आएगा, हमने इंटरव्यू लिया, हमने कहा डॉक्यूमेंट दे, पकड़ा जाएगा। कंप्लाइंस के बड़े काम आता है, कंप्लाइंसेस के भाई आपको कोई भी फॉर्म फिल कराओ, टैक्स रिटर्न, कंपनीज टैक्स रिटर्न फिल करती है तो वो भी लगाती है अपना। सर डिटेल क्या होता है? व्हाट इज डिटेल? रिटेल मतलब होता है एंड कंज्यूमर को, वो बिजनेस जो कि डायरेक्ट एंड कंज्यूमर से डील करता है ना? जैसे कि B2C जिसको कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्ट। भाई उसके अंदर डेटा आपको ट्रैक इन्वेंट्री, सेल्स, कस्टमर डेटा। भाई आप इन्वेंट्री, आपको उसका सारा डेटा है तो आपको पता चलता रहेगा कितनी इन्वेंट्री है, कितनी चली गई। फिर आ जाते हैं डिमांड फोरकास्ट करना। क्या मतलब है सर? पिछली कंज्यूमर लाइक परचेजिंग पावर पे आगे जाके क्या भाई डेटा था कि ये कस्टमर जो है ना हमेशा सितंबर में ज़्यादा माल लेता है, रमज़ान में। अब आपने कहा डिमांड बिक रही है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो मुझे बताओ नूडल्स जो है वो कब किस सीजन में ज़्यादा खाई जाती है? विंटर में। क्यों? विंटर में ना एक थोड़ी भूख की क्रेविंग भी ज्यादा होती है आदमी को, लिहाफ में बैठना, चिली माहौल कहते हैं ना। विंटर में थोड़ा आदमी वैसे भी हैप्पी मूड में रहता है ना? जब आप खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? खाते है ना? तो अब वो सबसे इजी बनेगी। तो यूनिलीवर के पास डेटा था यार, बोले यार हमारी सेल्स जो है ना नूडल्स की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ज्यादा चलती है। तो वो क्या करते थे? बताओ क्या करते थे वो? नहीं सर, वो इन्वेंट्री वो कहते थे जब यार सेल्स ज्यादा चलेगी और इतनी डिमांड आ गई कि हम फुलफिल नहीं कर पाए, तो वो क्या करते थे? वो मई, जून, जुलाई में प्रोडक्शन करके रख लेते थे कि इसको बेचेंगे कब? सर्दियों में। कैसे इनको पता? डेटा की मदद से। सही है ना? एनालाइज परचेसिंग बिहेवियर एंड ऑप्टिमाइज प्राइसिंग। आप प्राइस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज, डिफरेंट डील्स दे सकते हैं आप, है ना? अब दराज ने आपका डेटा देखा, बोला ये आदमी जो है ना ये हमेशा फ्लैश डील्स के ऊपर ही कुछ ना कुछ खरीदता है। दराज ने कहा कंजूस आदमी है ये, या इसको डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए। दराज आपके लिए डील निकाल रहा है कि टीमों से कभी किसी ने शॉपिंग की है? वो अक्सर आपको बेचता है कि दिस डील इज ओनली फॉर यू। सही है, बट जो भी था करता है। अब आ जाए सर हेल्थ केयर, स्टोर पेशेंट रिकॉर्ड्स हो गए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, बिलिंग। ऐसा ही हमें इतना समझ में नहीं आता क्योंकि हम सबका ना कोई हेल्थ रिकॉर्ड नहीं होता, अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान में।
बाहर अमेरिका में आप में से कोई इंशाल्लाह जाएगा ना, तो वहाँ पे सर क्या होता है, हर बंदे का हेल्थ रिकॉर्ड होता है कि इसको क्या क्या चीज़ें हुई हैं, गवर्नमेंट लेवल पे मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है ना। फिर कंप्लाइंस, क्लिनिकल रिसर्च, सब चीज़ों में। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, हेल्थ केयर की बड़ी अच्छी एग्जांपल दिमाग में आई। यार मेरी ममाली को ना कुछ हार्ट का मसला हुआ, स्वीडन में मेरे मामू रहते थे, उनका इंतकाल हो गया मामू का, तो मेरी माँ, उनको ना 2-3 दफ़ा ये मसला हुआ। जब वो चौथी दफ़ा डॉक्टर के पास गई ना, अच्छा सरकारी डॉक्टर, वहाँ पे तो सरकारी डॉक्टर भी इतने अच्छे ना, तो डॉक्टर ने देखा, बोला आपको 3 दफ़ा ये मसला हुआ है कुछ, है ना। डॉक्टर ने कहा यार, अब देखो डेटा मौजूद था उसके पास ना, हमारा डॉक्टर होता, ये तो हम तो खुद मुंह से बोलते हैं 2-3 दफ़ा हुआ, उसने 3 दफ़ा देखा, उसने देखा अच्छा यही जगह पे मसला हो रहा है, आपको कुछ इशू है। उन्होंने पता है क्या किया, डॉक्टर ने कहा यार मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपके घर का विजिट करे, आपके घर के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये आपका पेन इनिशिएट हो रहा है। गवर्नमेंट उनके घर पे विजिट करने आई, गवर्नमेंट ने देखा कि यार जो उनका किचन है ना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि उनकी मूवमेंट वगैरह ज़्यादा हो रही है। अब एज हो गई थी, जाहिर सी बात है ना, तो स्ट्रेच होता, पेन आता। डॉक्टर ने गवर्नमेंट को लिखा कि यार इनका किचन की ज़रूरत है। उन्होंने पूछा मेरे उनसे कि यार आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे मामू ने उस टाइम पे कहा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पर तो लेबर बहुत महंगी है। और मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप हमारे मौजूद शहरी हैं। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पे उनका किचन तुरवा करके पूरा रेनोवेट किया, समझ रहे हो। अब जो था ना कि एड इन केयर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट वहाँ पे ये सब काम भी करती है, ठीक है। तो डेटा की मदद से डॉक्टर पता चला भाई 3 दफ़ा एक ही जगह पे दर्द क्यों हो रहा है ना। अच्छे जो डॉक्टर होते हैं ना, वो आज मरीज की कम सुनते हैं, वो रिपोर्ट्स पे ज़्यादा देखते हैं, बोलते हैं मरीज तो कुछ भी बोलता रहता है ना। बात याद आ गई, हमारे ऑफिस में एक लड़का है यार, एक दिन मुझे क्लाइंट का फोन आया, भाई तुम्हारे लड़के की तबीयत खराब है, जब से आया ना पागल हो गया है। मैं क्यों, बोलते हैं जोहर के लिए 1 बजे जाते हैं, 2:30 बजे आते हैं, असर के लिए 5:30 बजे जाएगा, 7 बजे आएगा। 3-4 महीने पहले की बात है, और 15 मिनट बाद मगरिब हो जाएगी। बोला बड़ा एबनॉर्मल हो गया तुम्हारा बच्चा। मैंने कहा अच्छा, उसको मैंने ऑफिस बुलाया, उसको मैंने ऑफिस, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में, खामोश ना। फिर एक लड़का है उसके साथ, फम में कभी यार मैं किसी सीनियर के आपकी अच्छी बन जाएगी। मैंने कहा शायद बेचारा मुझे नहीं बता रहा, तू उसके साथ बात कर, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा इस आदमी को मैं जानता हूँ, इसकी हरकतें भी मैं जानता हूँ, अभी 1.5 घंटा मस्जिदों में गुजारा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद बंदा उसको लेकर आया, बोले सर इससे आप पूछें क्या हुआ है। उस बंदे को यहाँ पर कुछ पेन हो रहा था गाल पे, उसने गूगल किया, गूगल ने बोले तुझे तो माउथ कैंसर है। उसको लगा मैं मरने वाला हूँ, उसने कज़ाए उम्री शुरू कर दी। कज़ाए उम्री सही है, वो पिछली नमाज़ें पढ़ रहा है सारी। बोला सर मैं दौड़ में जा रहा हूँ, बोला सर क्या करूँ, जिंदगी के दिन तो नहीं, मतलब उसने मैं यही कर लूँ। मैंने कहा अच्छा, मेरे सामने हटा। मैंने तुझे क्या हुआ है, तो सर यहाँ पर ना कुछ सेंसेशन शो हो रही है। मैंने गूगल किया है, बोले माउथ कैंसर है। मैंने चैट जीपीटी खोला उसके सामने अपने लैपटॉप पे, मैंने कहा यार एक मेरे पास एक मेरा दोस्त बैठा है, इसको ये मसला हो रहा है, इसको लग रहा है माउथ कैंसर है, तुम मुझे बताओ माउथ कैंसर के कितने चांसेस है, बाकी के कितने चांसेस है। चैट जीपीटी ने लिस्ट बनानी कोई, एंड मुझसे लिखा कि इसको हो सकता है कि इसको साइनस भी हो, जिसकी वजह से भी ये होता है। मैंने कहा तुझे साइनस है ना, बोलता है हाँ। भाई तुझे साइनस है, तूने अपनी तरफ से क्या अस्यूम कर लिया कि तुझे माउथ कैंसर है और तूने तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा अच्छी बात है, तैयारी होनी चाहिए कि तू और मैंने कहा तूने कहा क्लाइंट जाए बाहर में, जितने भी दिन है मैं उसको क्या करूं, इबादत में। तो सर ये समझ रहे हैं, तो हमारे मुल्क में डेटा ही नहीं है ना। अब आ जाए मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन स्केड्यूल, इन्वेंट्री, सप्लायर ऑर्डर्स के लिए बड़ा मैनेज करता है, किसको कब ऑर्डर दे दिया, इनेबल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी सर पता है ये डेटा आपको बता देता है, स्ट्रक्चर डेटा के इतने पीसेस गए थे, उसमें से कस्टमर ने इतने रिजेक्ट कर दिए। तो इसका मतलब है अगर हर लॉट में से 5 रिजेक्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्शन वाले सही काम नहीं कर रहे। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, शिपमेंट्स वगैरह, किस रूट पे व्हीकल जा रही है, क्या हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, किस जगह ज़्यादा। अब एक कंपनी ने कहा हमारी 4 बसेस जा रही हैं एक ही रूट पे, ये पेट्रोल ज़्यादा पी रही है, डेटा ने बता दिया ना यार पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। वहाँ से आपको एजुकेशन में काम देता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सही है, ग्रेड्स,
अटेंडेंस, फैकल्टी डेटा, कौन सी फैकल्टी कब पर आ रही है, किस फैकल्टी का क्या रेशियो है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हैंडल्स हमारे मुल्क में नहीं होता, दुनिया भर में गवर्नमेंट की तरफ से हैंडल सिटीजन रिकॉर्ड्स होता है। पब्लिक सर्विस, टैक्सेस, हाँ गवर्नमेंट अब टैक्सेस के ऊपर बड़ा अच्छा कर दिया कंट्रोल। आपको पता है इस वक्त अब इन्होंने एक सिस्टम हटा दिया, नहीं तो उससे आवाम को अटैक आ जाता। क्या आपको पता ही है कि आपके हर एक के हमारे बैंक अकाउंट का एक्सेस गवर्नमेंट के पास भी है। लोगों को पहले यकीन नहीं आता था। गवर्नमेंट दफा जब रिटर्न खोला ना इनकम टैक्स रिटर्न, तो लोगों को 30 जून का बैंक बैलेंस पहले से नजर आ रहा है अपना, बैंक से पूछने की जरूरत है। तो लोगों को अटैक आने लगे, उन्होंने कहा भाई ये तो फंस जाएंगे यार, फिर उन्होंने हटा दिया, बोले एक बाद में घेरेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को पता है। तो गवर्नमेंट को पता है आपका बजटिंग, बजटिंग क्या होती है, फ्यूचर में कब किसको कहाँ रिसोर्स करना है वो। पॉलिसी मेकिंग, लॉ इन्फोर्समेंट में हेल्प करता है। इंश्योरेंस, हमारे मुल्क में इंश्योरेंस इतनी नहीं है, वरना पॉलिसीज ट्रैक होती हैं कितना अच्छा है। मैं बताऊँ क्लेम, इंश्योरेंस वाले इस पर क्लेम से बड़ा काम करते हैं। हमारी ऑफिस ने पिछली दफ़ा इंश्योरेंस करवाई तकाफुल, और तकरीबन 18 लाख रुपए दिए किसको, हमने कहा हमारे जो स्टाफ है उनके बच्चे हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है कि उन्होंने पैसे दिए कितने हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने बेनिफिट कितने के लिए हॉस्पिटल में। तो हम लोगों ने 24-25 लाख के बेनिफिट ले लिए, जो खास तौर पे बच्चे पैदा होते हैं तो उस पर। तो अगली दफ़ा जब उन्होंने हमें कोट दी ना 28 लाख की दी, बोले यार पिछले साल तुमने हमें नुकसान करवा दिया था, इस दफ़ा 28 लाख दे रहे, समझ रहे हो। तो उनके लिए डेटा। फिर इंश्योरेंस में फ्रॉड भी होते हैं, लोग एक जगह क्लेम, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, तो ये सारी चीजें सर स्ट्रक्चरल डेटा। अब आ जाएं, अब ये किसके केस है। इन द बैंकिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल डेटा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग अकाउंट इंफॉर्मेशन, transaction records and loan details. For instance, a bank's database might store customer names, account balances, dates recorded. With the structured data, bank can easily generate monthly statements, perform audits and track customer behavior to offer tailored। बैंक ने कहा कि यार ये फलाना बंदा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में ना कुछ लोग माशाल्लाह बहुत अमीर है, बैंक उनको खुद फोन करके बोलता है कि सर आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त सबसे महंगा कार्ड कौन सा बन रहा है, महंगा कार्ड बैंकिंग जो इशू करती है, मास्टर और वीजा दो है ना, तीसरा हमारा उसका होता है वर्ल्ड डेबिट कार्ड। क्या होता है, वर्ल्ड डेबिट। अब वर्ल्ड डेबिट पता है बैंक किसको देता है, जिसके अकाउंट में एट अ टाइम 50 लाख बने हुए हो, पड़े हुए हो, मतलब वो बैलेंस 50 लाख का मेंटेन तक बैंक को लगता है कि यार आदमी अगर 50 लाख अकाउंट में रख रहा है तो इसका मतलब है अमीर आदमी है। 50 लाख अगर इसने अकाउंट में पार्क करके रखे हुए, बैंक फ़ोन करके बोलता है कि सर आपको वर्ल्ड डेबिट कार्ड देते हैं ना, उसमें 50% डिस्काउंट है, अंगीठी पे, हाईवे पे जाओगे हवेली पे 50% डिस्काउंट है, इस पर डिस्काउंट है, सही है। क्यों देता है वो, तो उसने उस बंदे को देखा हुआ है कि यार इस बंदे के पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए सर अब आगे आते हैं, फिर कह रहा है तो बैंक्स ये डेटा की मदद से कर रहा है। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल डेटा इन रिटेल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन द रिटेल इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल डेटा इज फंडामेंटल फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री, सेल्स एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस। अ लार्ज रिटेल चेन फॉर एग्जांपल यूजेस एन ERP to store data in organized tables, product IDs, stock levels, prices, sales transaction, customer purchases and supplier details. This transaction structure is in real-time inventory tracking, automated restocking। अब सुनना, ERP इसके अंदर पता है रीस्टॉकिंग लेवल होता है। इम्तियाज के ERP में लगा हुआ है SAP में कि भाई जिस दिन नूडल्स की क्वांटिटी 5 लाख से कम हुई तो उसे ऑर्डर फेंक दो। डेटा बता रहे हैं ना सर, तो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, सही है सर। चलिए अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता ही दूँ, इधर देख लेते हैं। हम CRM पे थे ओडो के, देखो ओडो में जाना ज़रूर आज, घुसना फ्री है, तुम्हारे गूगल से भी हो जाएगा अभी टाइम कैसे। इसमें आप देख रहे हैं किस किस चीज़ का है, व्यू ऑल ऐप्स में अगर सेल्स का, HR का है, मैन्युफैक्चरिंग का, इन्वेंट्री को देख लेते हैं। चले आ जाए, अभी इन्वेंट्री का पूरा डेटा है, प्रोडक्ट कौन सा है, लोकेशन ऑन हैंड कितनी है, फोरकास्ट कितनी है इसकी, मिनिमम कितनी हमें जरूरत पड़ी थी, मैक्स कितनी थी, वापस ऑर्डर कब करना है, वो नहीं रिस्टॉक लेवल था जब 1 यूनिट बचे, जब 4 यूनिट बचे, सही है। इसका ऑर्डर एक ही दफा करना है, अगली दफा इसका ऑटोमेट है, हर दफा कर दो। स्नूज बंद है, जब भी इतना रह जाए यूनिट
एक घंटी बजे सिस्टम में, समझ रहे हो? तो ये प्रैक्टिकल ईआरपी है ओडो, इंशाल्लाह इसको आगे भी रेफर करेंगे। तो सर ये तो कौन सा डेटा था? स्ट्रक्चरल डेटा। एक होता है हमारे पास कौन सा, ठीक है। अब आगे आ रहे हैं हम, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड, इनकी कोई फिक्स स्कीम नहीं होती। हार्डर टू सर्च एंड एनालाइज विदाउट प्री प्रोसेसिंग, ऑफन रिच इन इंफॉर्मेशन बट कहीं चोरी हो गई, सीसीटीवी का डेटा आया, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है, एग्जैक्ट किस टाइम पे चोरी हुई, क्योंकि चोरी तो हुई कुछ सेकंड्स में। सर्च करना क्या है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट है, आपने कोई वीडियो कहीं देख ली, होता है ना कभी कोई मीम देख ली, अब आपको उसको सर्च करना है, टाइम लगता है ना मीम सर्च करने में, तो भाई क्यों? तो हमने कहा सर ये हार्डर टू सर्च होता है, प्रोसेसिंग इसकी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट पे आ जाओ। कंपनीज एनालाइज कस्टमर फीडबैक फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड फेसबुक, वेयर यूजर्स एक्सप्रेस ओपिनियन through text, images and emojis. This unstructured data helps organization gauge brand sentiment and identify customer। अब जैसे सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, अब तो ट्विटर वगैरह ने डाल दिया ना कि भाई किसका टॉप ऑन ट्रेंड है, लेकिन सर ये सारे का सारा क्या है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना। कितने लोग सलमान अली आगा की बुराई कर रहे हैं? सलमान अली आगा कौन है? पाकिस्तानी कैप्टन जो है ना। अब ये कैसे पता चलेगा? परफॉर्मेंस देख के, ट्रेंड सोशल मीडिया देख के, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल कितने लोग बुराई कर रहे हैं। ट्विटर पे फिर उसने अभी डाल दिया एक्स पे के आप ट्रेंडिंग कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन एक वो होता है ना। फिर ईमेल्स में से डेटा ढूंढना बहुत मुश्किल है ना। ईमेल्स में से डेटा ढूंढना बहुत। अभी हमारे पास ईमेल है ना। अब मैंने कहा मुनीर शफी की बुक का है, मैं सर्च में आऊंगा और मैं लिखूंगा सर मुनीर शफी कैफ 2 की बुक, तब मुझे देखे उसने दे दिया कितनी सारी चीजें। अब इनमें से मुझे फिल्टर की तरह आसान नहीं है। फर्स्ट क्लास आ रही है, टैक्स ईयर 2026 है ना। तो सर ये प्रैक्टिकल मसाइल है इस डेटा के साथ। फिर आगे आ जाते हैं यूजेस। भाई इसके डिटेल एनालाइज रिव्यूज की बात है, सोशल मीडिया इमेजेस टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेंटीमेंट, कस्टमर के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है ना, इसके काम में आता है। हेल्थ केयर, डॉक्टर के नोट्स काम आ जाते हैं ना। मेडिकल इमेजेस में आ जाता है कि भाई डॉक्टर ने कभी देखा है, डॉक्टर के पास गए, उसने मतलब कोई अल्लाह न करे किसी को ऐसी बीमारी में बार बार जाना पड़े, तो बोलते हैं मैं पिछली दफा क्या लिखा था वो लेकर के आओ। उनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं है, मेरी माशाल्लाह शादी हो गई है, और बच्चों की वैक्सीन लगती है, तो अगर वैक्सीन कार्ड ना हो ना हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। क्यों? अगर आपका वैक्सीन कार्ड बच्चे का कार्ड ना हो, क्योंकि वैक्सीनें बहुत सारी लगती हैं। कितने लोगों को लगता है कि वैक्सीन लगाना जरूरी है? कितनों को लगता है नहीं जरूरी? बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है सर, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, बचपन में आपने जॉन्डिस की वैक्सीन लगा ली, अब बड़े होके जॉन्डिस हो गया, डॉक्टर को पकड़ोगे जाके? पकड़ोगे? मैंने कहा भाई वैक्सीन लगाया, क्या करोगे? डॉक्टर तो बोलेगा भाई हो गया फिर क्या करो। फिर मैं पकड़, जो पठान होते हैं ना, पठान फिजिकली सबसे स्ट्रांग होते हैं, ये कितनी वैक्सीन लगाते हैं? मेरी बिल्डिंग में पठान रहते हैं माशाल्लाह, और फुल पार्टी बैठा देना। हम अपने बच्चों को प्रॉपर, अरे उनके बच्चे बिल्डिंग के अंदर बगैर चप्पलों के घूम रहे हैं मिट्टी में, यू नो, हेल्दी भी है भाई, समझ रहे हो। लेकिन खैर बात नहीं है, हेल्थ केयर में जरूरी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं चुटकुले चलते रहेंगे, क्योंकि थ्योरी का बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको मतलब पता चल जाता है कि यार पिछली दफा कोई आपको खतरनाक ईमेल तो नहीं आई थी, फ्रॉड रिस्क, लीगल कंप्लायंस के लिए जरूरी है, टैक्स वाले का नोटिस आ गया, केस फाइल कर दिया। टेलीकॉम सेक्टर का डेटा बहुत जरूरी है सर। टेलीकॉम सेक्टर को पता है ना कि भाई नादिर रात के 11 बजे यहाँ पर कॉल कर रहा होता है।
है ना, और वो सुन रहा है कि क्या बात कर रहा है, किसको कर रहा है। कभी देखा है वो CID वगैरह देखे तुमने? क्या चीज? क्रिमिनल केसेस में कैसे पता लगाता है कि यार इसने वारदात के बाद अगले दिन में इतने लोग कॉल की। सही है, वो टैपिंग होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, किसी फॉर्मेट में नहीं होता, लेकिन वो बता देता है कि इस नंबर पे 50 मिनट की बात हुई है वारदात के बाद। मीडिया, वीडियोज एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है सर, कि भाई आपको सेंसर्स लगे हुए हैं। सही है, जब कभी क्वालिटी कंट्रोल में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है, गैवरी कैसे यूज होता है सर? क्या आपने कह दिया कि यार कस्टमर का फीडबैक बहुत खराब आ गया, कस्टमर की गंदी ईमेल आ गई, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, उसको हम यूज करेंगे। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पे आपको पता चल रहा है, जैसे मुझे पता चल रहा है, देखो कोई स्ट्रक्चर ना। मैंने एक बात देखी मेरी पोस्ट पे ना, जब भी मेरे फेसबुक पेज पे कोई 26,000 फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैंने देखा कौन सी पोस्ट चलती है बताओ? CA वाली, क्रिकेट वाली। आपकी फेसबुक पे? हाँ, क्रिकेट CA वाली पोस्ट को ज्यादा रीच मिलेगी। और मैंने पाकिस्तान के एक मैच की डाल दी पोस्ट, अच्छी लगी, जैसे पाकिस्तान कैनेडा से हारते हारते बचा था, उसके ऊपर 1.5 मिलियन व्यूज हो गए। सही है, तो मैंने कहा पोस्ट कौन सी चल रही है? जो क्रिकेट वाली, या जो मैं CA की टारगेट करूँ ना, वो उसके अंदर 10, 12, 15,000 व्यूज हो जाते हैं। कोई अच्छी बात वैसे करते ना इनके आवाम के, इनको 1000, 2000 व्यूज से ऊपर नहीं होते, तो हमने कह दिया ये सही है। फिर आपको वीडियो लेक्चर से पता चल जाता है, बच्चे जब आपका फीडबैक देखते हैं उससे पता आप कितना अच्छा जा रहे हैं। चलिए सर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की हम एक केस स्टडी देखते हैं। इन द रिटेल इंडस्ट्री बिजनेस ऑफन यूजेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सही है, कस्टमर्स को फेसबुक वगैरह देखते हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, कि किसी ने हमारी बुराई तो नहीं की। आपको पता है फेसबुक पे एक पेज है वॉइस ऑफ कस्टमर, उस पर लोग आपकी जाकर बुराई करते हैं अगर आपने कोई गलत काम किया है। वहां पर तो कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। For example, a large retail chain might analyze customer comments on Facebook and Twitter regarding their latest product launch by using sentiment analysis tools. They can identify whether customers are satisfied or लोग हमारे बारे में बोल क्या रहे हैं। कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं, लेकिन फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, आपको जनरली पता चल जाएगा कमेंट सेक्शन में ना अपनी पोस्ट के। Which help them make data driven decisions अबाउट इन्वेंट्री मार्केटिंग। उनको लग रहा है कि यार हमारे ये प्रोडक्ट की बहुत तारीफ हो रही है। एक दोराजी में ना किसी ने फ्राइज लॉन्च किए, पता है किस नाम से लॉन्च किए थे? पूछो किस नाम से? नहीं, उन्होंने लॉन्च किए थे चिपोटले। उसका नाम था बाइट्स फॉर लाइफ। उनका है ना, पता है कैसे चले वो? उनका एक प्रोडक्ट मार्केट में फेमस हो गया, उससे पहले उसने 6-8 महीने नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज की तरह बंदे ने काम किया, उसका पिज्जा फ्राइज चल गया। मैंने खुद, वरना मैं रुकता नहीं हूं, पर उसकी इतनी हाइप हो गई थी, मैंने खुद कोई 50 मिनट लाइन में खड़े होकर उसका पिज्जा फ्राइज लिए। सही है ना? तो सोशल मीडिया पर जब उन्होंने देखा ना कि यार इस पोस्ट की तो हमारी वायरल हो गई है, उन्होंने कहा बाकी फ्राइज जाए साइड में, डिफरेंट तरह के। उन्होंने उस टाइम पे क्या बनाए? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ने हेल्प की। सही है। अब आ जाते हैं की टर्म्स। सेंटीमेंट कह रहा है अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द इमोशनल टोन ऑफ सच एज डिटरमाइनिंग वेदर कस्टमर फीडबैक इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। फिर कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है? एक टूल होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है सोशल मीडिया पे, मतलब जिसको देखते हो कि यार आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर क्या कह रहे हैं। ऐसे टूल जाएंगे दुनिया में, आप उसको अपना फेसबुक आईडी दे, प्रोडक्ट का नाम बताएं, वो पूरी दुनिया से जाके सर्च करेगा और ये बता देगा कि यार आपके बारे में जनरल व्यू क्या है। सही है। पहला नेचुरल लैंग्वेज, इसको NLP कहते हैं। क्या कहते हैं? A field of AI that enables computers to understand, interpret and manipulate human language used in sentiment chat box। सर अब ये जो सेंटिमेंट एनालिसिस होता है ना, वो पता है कैसे होता है? NLP के थ्रू। AI जाता है, वो जाकर के चेक करता है कि फलाना बंदा कस्टमर ये बात तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है, एक्चुअल में कहता है या टॉन्ट कह रहा है। वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि अकाउंट फेक है या रियल है। भाई एक कस्टमर ने तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में लिख लिया, अबे भाई इनका प्रोडक्ट तो बहुत ही बेस्ट है। अब बेस्ट तो कह रहा है, लेकिन टोन से क्या लग रहा है? ताना मार रहा है ना, सरकाज़म है।
तो अब ये एनालाइज कर लेते हैं, सही है सर। अब आते हैं सर, एक डेटा होता है क्या, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉल्स बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेट सम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज, टैग्स, मार्कर्स। क्या मतलब है सर, भाई केनेस ने कह दिया हमारे पास जितना भी टेबल्स हैं हमारी अपनी ओन्ड है, उनके ऊपर एक लाल कलर का निशान है। अब जो लाल कलर के निशान वाली टैग्स इनको हम काउंट करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। कहीं नोटेड नहीं है लेकिन टैग लगा हुआ है ना। डज नॉट फिट नीटली इनटू टेबल बट हैज आइडेंटिफाइबल। आप शायद केनेस नहीं बता सके हमारे पास टेबल्स कितनी, कुर्सियां कितनी अपनी है, लेकिन जिस पे लाल निशान लगा हुआ है अब इस हो सकता है कुछ कुर्सियां उनकी अपनी ना हो, कुछ किराए पे ली हुई हो, बट बोला यार हमने वो कर दिया है ना। अब जैसे इसकी और एक और एग्जांपल दूं, हमारी फर्म में ना बच्चों के पास सबके पास लैपटॉप है, कुछ के पास अपने हैं, कुछ के पास क्लाइंट के दिए हुए। लेकिन जब एक जगह सब साथ होकर काम कर रहे हैं ना तो हमारी फर्म के लैपटॉप पे टैग्स आ जाते हैं कि यार ये अपने लैपटॉप है, तो वहां से आइडेंटिफाई किया ये लैपटॉप क्या है, हमारा है, सही है। केनेस ने कह दिया यार, केनेस ने एक इवेंट रखा जो पूरे कराची के बच्चों के लिए, अपने बच्चों को टी शर्ट दे दी कि यार जिसको आना वो टी शर्ट पहन के आएगा, तो वहां से केनेस ने एंड किया जिसके पास यार ये टी शर्ट है ये हमारा बच्चा है, सही है। Easier to analyze than unstructured, इसको एनालाइज करना अनस्ट्रक्चर्ड के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है। अब जैसे मैं बताऊँ ट्विटर ट्रेंड जो है ना वो इसमें आ जाते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड में। नहीं, ट्विटर ट्रेंड होता है कि पाकिस्तान लूज, पाकिस्तान विंस, किस में आ गए, सही है ना, सेमी स्ट्रक्चर्ड में। 6-0 ट्विटर पे चल रहा है, ये किस में आ गया, सही है। A web application may store data in JavaScript object notation format. While not fully structured, it has key value pairs that allow some, for example, user, अब मैं आपको इसकी कोशिश करूँगा एक फाइल भी दिखा दें। कभी कभी आपने ना एक exe फाइल देखी होगी जिनके अंदर ना डेटा यूँ आ रहा होता है। कभी नोटपैड की फाइल देखी है या आपने उसकी फाइल देखी है, exe फाइल्स, उसके कोड चलता है तो उसके हिसाब से आपको आ जाएगा कि यार ये डेटा टेबल में तो नहीं है, लेकिन वेब पेज होते हैं जो HTML वाले। कल मैंने एक जो है ना एक डॉक्यूमेंट सेव करने लगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ना PDF में सेव नहीं हो रहा, उसमें बोला आप वेब पेज में कर लो। HTML पेज कंटेन्स टेक्स्ट एंड इमेजेस रैप्ड इन टेक्स्ट दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू अदरवाइज। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमने कोई वेबसाइट खोली, सही है। अब इसके अंदर ना वो एक ऑप्शन देता है कभी कभी कि अगर आप इसको प्रिंट पे जाएंगे, अगर इसमें वो दे रहा है, देखो एक तो दे रहा है कि PDF पे कर दो, सही है ना, प्रिंट पे चले जाओ, फिर कह रहा है वन नोट पे जाओ, XPS पे जाओ, इस पे जाओ, फॉर विंडोज पे जाओ, फैक्स पे जाओ, फिर इसके अंदर कभी कभी एक और ऑप्शन आता है तो HTML के तौर पे सेव कर लो। अब HTML क्या करेगा बताओ, उसको हमेशा जो है ना PDF में नहीं खोलेगा, इसी तरीके से ना ब्राउजर में खोलेगा, ठीक है। बोला ये भी एक आपके पास होता है, आपके भाई उस ब्राउजर से फायदा ये होगा कि उसमें वो याद रखता है कि इसकी हेडलाइन क्या थी और पैराग्राफ वगैरह क्या है, ठीक है। अब केस स्टडी पे आ जाते हैं हम, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की इन ई-कॉमर्स है। एन ई-कॉमर्स कंपनी कलेक्ट्स डेटा इन सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सच एज JSON, XML फॉर कस्टमर्स ऑर्डर्स। Each order contains details like customer ID, product ID, quantity and price, which are stored in a। अब सर देखें, ई-कॉमर्स कंपनी के पास डेटा ना एक्सेल शीट्स में नहीं निकल के आता, वो निकाल रहे हैं। अब मैं एक सेलर हूं ना, मैं दराज से अपना डेटा निकाल रहा हूँ, किस किसने क्या क्या ऑर्डर दिया। तुमने एक फाइल सुनी CSV फाइल, क्या होती है CSV फाइल? इसमें ये सब चीजें डेटा स्टोर हुआ होता है सर, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, लेकिन वो एक्सेल का एक लाइटेड वर्जन है। एक्सेल स्ट्रक्चर्ड डेटा, CSV सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। वो आपको ज्यादा छेड़खानी करने नहीं देता, लेकिन वो लाइट हो जाता है। The company can quickly analyze sales trends and inventory management। अब आ जाते हैं टैग्स एंड मार्कर्स क्या होते हैं। There are elements within data that help provide structure or meaning to a information. For example, text can be used to label selection of text, images or other data elements. A marker might indicate that start or end of a certain section in a data set, making it easier to identify and process the। भाई हमने कह दिया एक्सेल में ना एक फंक्शन आता है, कितने लोगों ने एक्सेल का कोर्स कर लिया है? एक्सेल में एक फंक्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, पता है क्या होती है? क्या होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? उसके अंदर आप एक कमांड दे देंगे, अगर
ये है तो सही है, वरना मतलब जैसे पास है तो सही है, अगर फेल है तो उसको राइट कर दो। अब देख लो एक्सेल सबको नजर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर आ रहा है। अगर आप एक्सेल पे जाएंगे तो वो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देता है कि भैया तुम्हें ये करना है तो ये करो। इसके अलावा भी एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ करना है। होम पे पक्की बात है? फॉर्मेट सही सर, उसको आपने बता दिया कि यार फॉर एग्जाम्पल 3 5 6 9 7 है ना। अब मैंने उसको दिया और मैंने उसको जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कहा कि भैया तू हाईलाइट कर दे वो सेल्स जो ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है? तो उसने बता दिया कि ये सेल्स है, ठीक है ना। अब ये इस किस्म के कोई फील्ड से आइडेंटिफाई डेटा हो रहा है तो उसने कहते हैं वो भी टैग्स एंड मार्कर्स में आ जाएगा डेटा के अंदर। XML extensible markup language is a markup language that uses text to define data unlike data which is stored in table। इसमें टेबल में नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है and can store hierarchical data such as documents और nested information। ये बेसिकली डेटा के साइज को कम करने के लिए। अब दराज के पास इतना डेटा है ना, सबके एक्सेल बनाने के लिए देगा ना ऑप्शन, वो परेशानी हो जाएगी उसके लिए, उसके सिस्टम से हो सकता है, वो इस फाइल में रखता है। फिर HTML की तो हमारी वेबसाइट होती है, जेसन का हमने पढ़ा सर लाइट वेट डेटा इंटरचेंज है, दैट इज इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट एंड इजी फॉर मशीन्स टू पार्स एंड पार्सिंग। पता है क्या होती है मशीन में? मशीन फॉर्मेशन। डेटा को अलग अलग करना, पार्सिंग, सही है ना। बशीर की सेल्स वसीम के साथ मिक्स ना हो। इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वेब एप्लीकेशंस फॉर डेटा स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। HTML क्या होता है? is the standard markup language for document designed to be displayed in web browser। HTML uses text to define the structure and layout of a web page। for example HTML समझे एक तरह से ऑफलाइन मोड में ना आपका वेब पेज जनरेट कर देता है। तो सर आज की क्लास को अगर हम ये देखें, क्विकली हम समराइज करें आज की क्लास को, तो आज की क्लास में हमने क्या बातें पढ़ी जल्दी बताओ। टाइप्स ऑफ डेटा, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, लॉ ऑफ टाइप हमने क्वालिटेटिव होता है और नॉमिनल होता है। ऑर्डिनल, नॉमिनल क्या होता है? कैटेगरी विदाउट कैटेगरी आपका डेटा होता है, ओ अपना कोई ऑर्डर नहीं होता, कैटेगरीज विदाउट, काला घोड़ा है ना। और हमने कह दिया जेंडर। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है सर? जिसमें आप मीनिंगफुल, खुश, हाँ नहीं, पता नहीं, ये भी किसमें आ जाते हैं? ऑर्डिनल डेटा में, सही है। हाँ इसको फिर क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है? जो नंबर्स में आ जाए, उसमें एक होता है डिस्क्रीट, होल नंबर्स में होता है, सही है। और हमने कह दिया सर एक होता है कंटिन्यूस, में रेंज आती है, हाइट वगैरह है ना। डिस्क्रीट की एग्जांपल दे दी हमने, कहा नंबर ऑफ बाइक्स स्टूडेंट्स वगैरह। कैटेगरीज में स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जो हाईली ऑर्गेनाइज होता है, टेबल फॉर्म होता है। मैंने अपनी फॉर्म का तुम्हें बताया कि जो बच्चे हमने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए, सही है। रॉज में आ रहा है, एक स्कीम है उनकी, क्यूरी जनरेट करना, उनमें से डेटा निकालना। मैंने निकाल लिया कि वो बच्चे जो कराची भेजने उनको बुलाओ, वो बच्चे जो पंजाब भेजे उनको बुलाओ। फिर हमने CRM भी देखा, ट्रांजैक्शन भी देखी। फिर हम आए आगे और हमने क्या कहा सर, हमारे पास एग्जाम्पल ने दी इसकी बैंकिंग में एप्लीकेशन देखिए। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसकी कोई फिक्स स्कीम, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो पे होता है, ये सारी चीजें होती हैं, सही ना। यहाँ से आपको डेटा को सर्च करना पड़ता है, होता बहुत सारा है, ढूंढना पड़ता है। इसकी एग्जांपल देखिए, डिटेल में, हेल्थ केयर में, ईमेल्स वगैरह में मिल जाता है। फिर हमने देखा सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये यूजुअली स्ट्रक्चर से एक स्टेज पहले है और एक कंपनीज क्यों जनरेट करती हैं? लाइट रखने के लिए। तो सर बेसिकली आज की क्लास नहीं तक, हमारी अगली क्लास कब होगी? सैटरडे को, ठीक है सर। तो हमने कह दिया कि सर ये भी अभी मैं ग्रुप पे इंशाल्लाह भेज देता हूं। तो बेसिकली सैटरडे को किस टाइम पे होगी वो आपको इंशाल्लाह बता चले। तुम लोगों को क्लैश तो नहीं है यहाँ वाला? अभी पता नहीं किसी बैच शुरू है, चले देखते हैं उससे। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं बेटा। अगले हफ्ते और इस हफ्ते 2-2 दिन है, उसके बाद से हम इंशाल्लाह हफ्ते में 3 दिन कर देंगे, ठीक है। अगले हफ्ते जुमेरात और हफ्ता, इस हफ्ते भी जुमेरात, के बाद हम 3-3 दिन कर देंगे, ठीक है। नहीं सर, आमिर शौकत का बैच अलग है, मेरा अलग है। उनका बैच अलग चल रहा है, पूरा 100% है, और मेरा बैच भी मेरा 100% होगा, ठीक है। मतलब आप पूरा DSR पढ़ा? मैं पूरा पढ़ाऊंगा। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी बिलाल, बस 2 मिनट दे, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। फैसल भाई से साइन वाइन करवा लिया आपने? मैं तुझे एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर, बल्कि मैं 2 मिनट में ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, समझे? तो सर आमिर शौकत की क्लास होगी और मेरी अलग है, उनकी अलग है। उनकी मेरे ख्याल में बुध और जुम्मा होती है, और हमारी कब होगी? बुध जुमेरात हफ्ता, 3 दिन होगी।
तो वही उनका बैच अलग है, बच्चा है तो उनकी क्लास लेगा, तो मेरी क्लास लेगा, मेरा बैच अलग है, ठीक है ना। वो अपना एक कराएंगे और मैं अपना। चलिए सर, तो अब आते हैं क्विकली और आज की क्लास के हम आ जाते हैं किस पे, और आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे आते हुए हम बात करेंगे कि सर अपना जो है ना ज़िंदगी में एक बहुत खुश रहने के राज बता रहा हूँ। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो 3 काम कर लो। कितने काम? पहला काम है रिग्रेट ना करो किसी भी चीज़ का कि यार ये कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो वो हो जाता, है ना। दूसरा काम, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग ना करो। क्या मतलब सर? हाँ, गोल होना चाहिए सीए क्वालिफाई। अब मैंने देखा है बच्चों का अभी कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दिए, अभी रिजल्ट नहीं है, अभी से परेशान हो रहे हैं कि आगे के पेपर कौन सा उठाऊंगा, क्या करूँगा। अरे भाई, मैंने कहा पहले रिजल्ट आ जाए, पहले फॉर्म पक्की कर, टेक अस। जब भी तुम बड़े, अब पाकिस्तानी टीम जो एशिया कप में क्या गलती करती है, फाइनल जीतेंगे, फाइनल खेलेंगे। अरे भाई, अगला मैच है बंगालियों से जीत जाओ, सही है, उससे जीत जाओ, कोई भरोसा नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी फॉर्म में चल रही है, उनके 1-2 बंदे चल गए तो आप अच्छी टीमें क्या करती हैं। यूनुस खान कैप्टन था, तुम लोग को याद नहीं होगा 2009 में जब हम जीते थे। सर बोलते हैं अगले मैच पे फोकस है, सही था। तो मेरा एक दोस्त है माशाल्लाह, मल्टीनेशनल में फाइनेंशियल कंट्रोलर। मैंने कहा तेरा अगले 5 साल का गोल क्या? बोलता है इतना तो सोचा ही नहीं है। मल्टीनेशनल का फाइनेंशियल कंट्रोलर है, नाम नहीं लूंगा अभी। देखिए, मैंने बच्चे बोलते सर इंडक्शन करवा दे, सही है। तो उसको मैंने बोला ज़िंदगी में, बोलता है इतना थोड़ी सोचता हूँ मैं। और वाकई मैंने कहा मैं भी इतना नहीं सोचता हूँ। मैंने कहा ये होता है कि इंशाल्लाह एक दिन ये काम करना है, लेकिन 2 साल बाद ये करना है, नहीं सोचो। 3 काम, पास को देखिए रिग्रेट ना करो, फ्यूचर का सोचो नहीं, और तीसरा लास्ट बट नॉट दी लीस्ट के शुक्र अदा करना सीख जाओ कि यार जिस हाल में ना अल्लाह ने शुक्र रखा है, बॉसों से अच्छा रखा है। नहीं कभी हो ना क्या, आप ये कश्मीर रोड है पीछे, उसमें राउंड अबाउट में चले जाओ, अपने घर के पास रख जाओ, आपको लोग फुटपाथों पे सोते हुए नजर आएंगे, परेशान है। आप माशाल्लाह अपने बिस्तर पे, बेड पे सो रहे हो, है ना। तुम में से जो मेजॉरिटी है वो नीचे जब सोते हैं तो ज़मीन पे नहीं सोते, है ना। तो वो जब आप सो रहे हो माशाल्लाह नीचे बिछाने के लिए कुछ है। ये 3 काम कर लो, ज़िंदगी गुलजारे। हम मिलेंगे इंशाल्लाह हफ्ते को, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में दीजिए। बेटा PDF अभी शेयर करके जाऊँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।